नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार समाज में इस तरीके की घटनाएं देखी होंगी कि एक जाति खुद को दूसरी जाति से ऊपर बताती है या बराबर बताती है, लेकिन दूसरी जाति कहती है कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आप तो हमारी जाति से ताल्लुक ही नहीं रखते। तो पहली जाति कहती है कि देखिए हम आपकी तरह आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, आपकी तरह रिचुअल्स करते हैं, आपकी तरह हमारी हैबिट है, तो हम आप ही की जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन दूसरी जाति इस बात से इनकार कर जाती है और कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का रूप ले लेती है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो हमें दिखता है भारत का 1921 का सेंसस रिपोर्ट, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का जिक्र है राजपूत और भूमिहार ब्राह्मण्स के साथ यादवों का। जब उन्होंने खुद को क्षत्रिय क्लेम करना शुरू किया तो राजपूत और भूमिहार ब्राह्मण्स ने उनका विरोध किया। और हट्टन की माने HUTTON तो उन्होंने जिक्र किया है रामानंद डिस्ट्रिक्ट जो कि एक्सट्रीम साउथ इंडिया में पड़ता है, उसके बारे में बताया है कि वहाँ एक अपर कास्ट थी यानी डोमिनेंट क्लास थी काल्हार। उन्होंने जो हरिजन थे उनको मारा पीटा और उनके घरों को लूट लिया, उनके घरों को जलाया, साथ में उन पे कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। जो कुछ एकाध रेस्ट्रिक्शंस ऐसे थे कि वो गोल्ड के और ज्वेलरी नहीं पहन सकते थे, जो मेल थे वो कोट बनियान्स ये सब नहीं पहन सकते थे। जब उन्होंने खुद को कास्ट हायरार्की में ऊपर उठाने की कोशिश की तब डोमिनेंट क्लास ने विरोध किया यानी कालार ने विरोध किया। तो इस तरीके की घटनाएं अभी भी वर्तमान परिदृश्य में भी चलती हैं। तो इन सब चीजों को जानने से पहले हम चलते हैं ऐतिहासिक संदर्भों में। तो ऐतिहासिक संदर्भों में हमें पता चलता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में केवल 4 वर्णों का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन कुछ और जगहों की माने तो एक और वर्ण का जिक्र मिलता है, अवर्ण, जिनका कोई वर्ण ही नहीं था, जिसे हम आज के जमाने में अनटचेबल्स कह सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय की पूरी व्यवस्था श्रम पर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया ये व्यवस्था पूरी तरह जन्म आधारित व्यवस्था में बदलने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इसके पीछे एक तर्क हो सकता है कि शायद जो उस समय अपर कास्ट में बैठे हुए हों उनके मन में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लोभ पैदा हो गया हो और उन्होंने श्रम आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित व्यवस्था में बदल दिया हो। लेकिन ऐसा होने से वर्ण व्यवस्था में तमाम बुराइयां पनपी, अपर कास्ट अब ज्यादा डोमिनेंट हो गया और लोअर कास्ट को दबाने लगा। लेकिन अब देखिए उत्तर वैदिक काल आ चुका है और उत्तर वैदिक काल अपने आप में खास है क्योंकि इसमें 2 नए धर्मों का उदय होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जो सताए हुए लोग थे उन्होंने कुछ ने अपने अपने पसंद के धर्म ज्वाइन कर लिए, लेकिन कुछ जो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे उन्होंने नई जातियां बना ली और उन नई जातियों को वर्णा से कनेक्ट कर दिया। यानी वो जातियां हैं लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस वर्ण के जाति हैं, यानी हम ये हैं लेकिन क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं, हम ये जाति हैं लेकिन हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। मेनली जो जितनी जातियां थी वो उन्होंने दो ही वर्णा से खुद को रिलेट करना बेहतर समझा, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों को अपर कास्ट माना जाता है मेनली, और इन पे बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस है और रिलीजियसली प्रिविलेज भी इनको मिलते हैं, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। जैसे जैसे सामाजिक बदलाव आए तो और भी बहुत चीजें हुई, नई जातियां आई, नई जातियों का उद्भव हुआ, उपजातियां बनी और आज पूरी जातियां और उपजातियां इस तरह मिल चुकी हैं कि हम बता नहीं सकते कि किसका उद्भव पहले हुआ, किसका उद्भव बाद में हुआ। इस पे कई सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया और इन जातियों के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में बताया। लेकिन एक नाम गौर करने वाला है, जो भारत के फेमस सोशियोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास है। उन्होंने जातियों के अंदर एक अलग तरीके की चीजें खोजी कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को कास्ट हायरार्की में उठाने के लिए अपर कास्ट को फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, यानी कॉपी करते हैं। यानी उनके रिचुअल्स, हैबिट, आइडियोलॉजी आदि सब बातें वो अपने लाइफ में लाते हैं कि अपने आप को कास्ट हायरार्की में ऊपर उठाएं और अपने आप को जो लोअर कास्ट होते हुए उन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटाएं। तो MN श्रीनिवास ने पहली बार अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में इसका जिक्र किया है। उन्होंने इसमें कर्नाटक के मैसूर में
कुक्स का अध्ययन किया है। कुक्स मतलब वहाँ के लोअर कास्ट थे और वो मेनली लिंगायत एक अपर कास्ट जो शैव धर्म को फॉलो करता है और ब्राह्मण से ताल्लुक रखता है, ब्राह्मण वर्णा से, तो उसको स्टडी किया। मेनली जो लिंगायत थे वो कुक्स को जंगली आदमी कहते थे। तो खैर बात यह है कि जो कुक्स हैं, जो लोअर कास्ट है, उन्होंने लिंगायत को ही फॉलो किया, उनके रिचुअल्स को फॉलो किया, उनके हैबिट को फॉलो किया। यानी कि अब वो जो कुक्स थे वो भी टेंपल जाने लगे, वो भी मंदिर जाने लगे, जो वेदास के हाइमन थे उसको चैंट करने लगे, और भी जो लिंगायत करते थे उसे करने लगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने से उनको सम्मान मिला समाज में। अब वो भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे लोअर कास्ट के होते हुए अब उन पे से हटने लगे, वो लोअर कास्ट का रेस्ट्रिक्शन अब उन पे से हटने लगा। तो एम एन श्रीनिवास ने इसको पहली बार नोट किया और इसे ब्रह्मनाइजेशन का नाम दिया 1952 में अपनी बुक में। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने और भी सोशियोलॉजिस्ट के कार्यों को देखा, जैसे डीएफ पिकॉक और मिल्टन सिंगर को, तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मनाइजेशन ठीक नाम नहीं है, क्योंकि और भी मॉडल वे इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि क्षत्रिय मॉडल, वैश्या मॉडल और डोमिनेंट मॉडल। ये मॉडल्स मतलब क्या है? मतलब जो लोअर कास्ट है वो सिर्फ ब्राह्मण्स को कॉपी नहीं कर सकता, मतलब उसके रिचुअल्स, हैबिट, आइडियोलॉजी उसी को कॉपी नहीं कर सकता, बल्कि जो क्षत्रिय है उसको भी फॉलो कर सकता है, या जो वैश्या है उसको भी फॉलो कर सकता है, उसके हैबिट, उसके रिचुअल्स उसको भी फॉलो कर सकता है, या डोमिनेंट क्लास जो जिस एरिया में वो रहता है उस एरिया में जो अपर कास्ट है वो उसको भी फॉलो कर सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देने के बाद उन्होंने फाइनली 1971 में इसका नाम चेंज करते हुए इसका नाम संस्कृताइजेशन दिया, यानी कि संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण शब्द आप हिंदी में अगर देखें, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, हम किसी की संस्कृति को अपना रहे हैं और खुद को एसिमिलेट करते हुए फिर वही हो जा रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप ये पहले करना चाहता है वो खुद को एंटी सोशलाइज करता है। एंटी सोशलाइज मतलब सोशलाइजेशन इन एडवांस। ये जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस है, ये एक जनरेशन या 2 जनरेशन, लगभग 100-200 सालों का प्रोसेस है कि पहले एक जाति अपने आप को, जिस जाति को फॉलो करना है, उसकी लाइफस्टाइल्स, हैबिट्स, रिचुअल्स को कॉपी करती है और धीरे धीरे उस जाति में एसिमिलेट होने लगती है, यानी उसमें मिलने लगती है और खुद को क्लेम कर देती है कि हम उस जाति या वर्णा से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब एम एन श्रीनिवास ने ब्रह्मनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था तो दुनिया के सारे सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ध्यान भारत के कास्ट सिस्टम की तरफ गया तथा वे आकर्षित हुए इसको देखने के लिए और इस पर स्टडी करने के लिए। लेकिन जब ब्रह्मनाइजेशन को एम एन श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया तो साथ में एक डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस की, द प्रोसेस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट बाय अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म एंड टिटोटलिज्म टू मूव इन द कास्ट हायरार्की इन जनरेशन और 2। मतलब एक निम्न वर्ग द्वारा शाकाहार और शराब से दूर रहना और शराब की वस्तुओं से दूर रहना को अपनाना, कास्ट हायरार्की में खुद को ऊपर उठाने के लिए एक जनरेशन या 2 जनरेशन में। ये मेनली ये डेफिनेशन जो एम एन श्रीनिवास ने दी थी वो मेनली बेस्ड थी, जो उन्होंने स्टडी की थी कुक्स पे साउथ इंडिया में, उसी पे बेस्ड थी। लेकिन जब उन्होंने 1971 में संस्कृताइजेशन वर्ड दिया, संस्कृतिकरण वर्ड दिया, और तो उसमें ब्रह्मनाइजेशन को वो एडवांस फॉर्म में ले गए और एक नई डेफिनेशन दी, अ लो और मिडल हिंदू कास्ट और ट्राइबल और अदर ग्रुप चेंजेस कस्टम, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंटली ट्वाइस बॉर्न कास्ट। मतलब कि कोई भी मिडल हिंदू कास्ट या ट्राइबल ग्रुप अपने आप को जो अपर कास्ट है उसके लेवल पे ले जाने के लिए उनके तौर तरीकों को अपनाता है, खासकर ट्वाइस बॉर्न मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, जिनका उपनयन संस्कार होता है। मेनली इसे द्विज कहते हैं और इसे मेनली ब्राह्मणों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जितने भी रिलीजियस काम हैं वो ब्राह्मण करते हैं। लेकिन अगर हम किताबों को देखें या चीज़ों को देखें तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए इस्तेमाल होता है। आगे डेफिनेशन में चलते हैं तो जनरली सच चेंजेस आर फॉलोड बाय ए क्लेम
to a higher position in the caste hierarchy than traditionally considered to the claimant class by the local community। मतलब कि ये अपने बदलाव इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने समाज में सम्मानजनक स्तर चाहिए और इसलिए वे अपने आप को, कास्ट को ऊपर उठाते हैं। यानी इस बदलाव को हम संस्कृताइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वे अपने आप को संस्कृताइज करते हैं और संस्कृतिकरण के प्रोसेस से अपने आप को समाज में ऊपर उठाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ और वीडियोस के साथ आऊँगा सिर्फ और सिर्फ द मोहल्ला पर।